मेरा नाम तरुण बंसल है और मैंने यूपीएससी 2022 में रैंक 204 स्कोर की है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से जो मेरी स्ट्रेटजी है, जो मैंने अपनी मेरी जर्नी रही है, उसके बारे में आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगा, जिससे कि फेलो यूपीएससी एस्पिरेंट्स कैन गेट अ बेनिफिट फ्रॉम इट। जो हम इस वीडियो का मीडियम रखेंगे वो बाइलिंगुअल मोड में रखेंगे, जिससे कि दोनों हिंदी मीडियम के और इंग्लिश मीडियम के एस्पिरेंट्स हैं, सबको मदद मिल सके। मेरा जो ये यूपीएससी का जर्नी रहा है, ये मेरा 6th अटेम्प्ट था और 5th इंटरव्यू था। और मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन 2017 में स्टार्ट की थी। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट 2017 का था और मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल था, तो मैंने अपनी यूपीएससी की जर्नी जॉब के साथ साथ की थी। और मैं अपना ब्रीफ बैकग्राउंड के बारे में अपना बता देता हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग में नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में की। उसके बाद मैं कुछ टाइम तक भारतीय एयरटेल में काम कर रहा था और फिर मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की। और यूपीएससी का पहला अटेम्प्ट, जैसे मैंने बताया, 2017 में मैंने दिया और पहले ही प्रयास में मेरे को इंटरव्यू का कॉल आया था। बट बिकॉज मेंस में मेरे मार्क्स जस्ट कट ऑफ के पास थे, तो इसीलिए वो फाइनल लिस्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ। और इसी बीच में 2018 में मेरी सेकंड जॉब लग गई थी ईपीएफओ में, और मैं उसी में कार्यरत रहते हुए मैंने बाकी के अपने प्रयास करे और प्रिपरेशन करी। तो मैं अपनी इस जर्नी के सक्सेस का क्रेडिट सबसे पहले तो भगवान को देना चाहूँगा, बिकॉज उनके आशीर्वाद के साथ साथ पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है। पेरेंट्स थ्रू आउट द जर्नी हमेशा साथ रहे और हमेशा सपोर्ट करते रहे। जब भी कभी इस जर्नी में फेलियर्स को देखा या फिर कभी भी कॉन्फिडेंस लो होता था, तो पेरेंट्स और ख़ासकर मेरी सिस्टर, उन्होंने हमेशा ही मेरे को एनकरेज और मोटिवेट करा। ऑल्सो जो आप अपनी इस जर्नी के दौरान कुछ स्पेशल फ्रेंड्स बनाते हो, जो कि आपका क्लोज ग्रुप होता है, जिनके साथ आप तैयारी करते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं, उनका भी काफ़ी रोल रहता है आपकी सक्सेस में। तो सक्सेस, जैसे कि बोला जाता है कि इज़ नॉट जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ वन पर्सन, इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स। उसमें आपका सेल्फ मोटिवेशन के अलावा आपको आउटसाइड मोटिवेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। और बाकी फिर रही बात अब यूपीएससी के स्ट्रेटजी की बात करते हैं हम। तो सबसे पहले, जैसे कि यूपीएससी का एग्ज़ाम 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है: प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स में कभी भी मेरे को कोई भी इशू नहीं आया है सच, और प्रीलिम्स मैंने 6 टाइम्स दिया और 6 टाइम्स ही प्रीलिम्स को मैंने क्लियर करा। और प्रीलिम्स का मतलब एक कह सकते हैं कि मेरे को इंट्यूशन टाइप से, इतनी प्रैक्टिस करने से एक इंट्यूशन टाइप से डेवलप हो गया कि कभी भी प्रीलिम्स स्टेज को क्लियर करने में कभी कुछ इशू नहीं आया। अगर हम प्रीलिम्स का देखते हैं तो प्रीलिम्स का सिलेबस में मेनली 7 टॉपिक्स में डिवाइडेड है प्रीलिम्स। और 7 टॉपिक्स में अगर हम देखें तो उसमें लिखा होता है कि आपके सब्जेक्ट्स, अगर देखें करंट अफेयर्स का लिखा होता है कि विद इन इंडिया एंड आउटसाइड, देन देर इज़ आपका ज्योग्राफी, देन देर इज़ पॉलिटी, देन देर इज़ हिस्ट्री, देन देर इज़ साइंस, एनवायरनमेंट। ऐसे करके एक एक सब्जेक्ट को आप करिए और आप इनकी स्टैंडर्ड बुक्स जो कि एनसीईआरटी हैं, आप उनको अच्छे से करिए। और उसके बाद फिर आप फोकस करिए इनकी एनसीईआरटी के बाद स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं,
जिसमें प्रीलिम्स के साथ साथ उनका सोर्सेज भी बुक्स का बताता रहूँगा। फॉर एग्जांपल जब हम पॉलिटी कर रहे हैं तो पॉलिटी के लिए मेरे को लगता है कि लक्ष्मीकांत इज़ मोर देन इनफ। आप लक्ष्मीकांत को अच्छे से करिए, उसको सिंगल रीडिंग में आपको अंडरस्टैंडिंग थोड़ी डेवलप होगी। उसके बाद फिर आप सेकंड और थर्ड रीडिंग से आप उसको अंडरलाइन करके थोड़ा अगर शॉर्ट में नोट्स बनाने हैं कुछ चैप्टर्स के, तो आप चैप्टर्स के नोट्स बना लीजिए और उसके बाद यूपीएससी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करिए। उससे आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि आपको चीज़ें समझ आ रही हैं। और उसके बाद फिर आप सेकेंडली कई बार क्या होता है कि कई लोगों को हो सकता है कि लक्ष्मीकांत थोड़ा डिफिकल्ट लगे। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप सीधा लक्ष्मीकांत से स्टार्ट ना करके आप 10th 11th 12th की जो एनसीईआरटी है पॉलिटी की, आप वो चीज़ पढ़ सकते हैं। उससे आपको बेसिक चीज़ों का आइडिया होगा कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके से पावर्स को डिवाइड कर रखा है, कैसे 3 ऑर्गन्स लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में पावर्स को डिवाइड कर रखा है। तो पॉलिटी के लिए आप जैसे पहले थोड़ा एनसीईआरटी पढ़ लीजिए अगर आपको लक्ष्मीकांत डायरेक्टली नहीं समझ आ रही है, एंड देन मूव टू लक्ष्मीकांत। और इसमें जैसे अराउंड 15 क्वेश्चंस के करीब हर साल प्रीलिम्स में लगभग ऑन एन एवरेज आता है पॉलिटी से। तो आप इंश्योर करिए कि आप इतना कमांड कर सके कि आपके ये स्टैटिक जो पोर्शन है मोस्टली उसमें आप अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड कर सकें। अब पॉलिटी के बाद इफ़ वी मूव टू अनदर सब्जेक्ट दैट इज़ ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी में मेरे ख्याल से 11th 12th का एनसीईआरटी खासकर फिजिकल वाला जो इंडिया इन द वर्ल्ड है, दैट इज़ मोर देन इनफ। आप उसको अच्छे से आप पढ़िए और उसके बाद भी अगर आपको कुछ डाउट होता है सर्टेन टॉपिक्स पे तो आप गूगल की मदद से यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देख सकते हैं। अलग अलग टॉपर्स का भी या फिर इंस्टीट्यूट्स की वीडियोस होते हैं पर्टिकुलर टॉपिक्स पे। आप उस चीज़ को देख के आप वो अपनी क्लैरिटी ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको टेम्परेट साइक्लोन के बारे में जानना है या कुछ है। ज्योग्राफी में सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज अबाउट लुकिंग फॉर द मैप्स। तो आप मैप्स के लिए एक एटलस बाय कर लीजिए, चाहे आप ब्लैक स्वेन का करिए या ऑक्सफोर्ड, किसी भी एक को। और उससे आप साथ साथ जब भी आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, आप किसी भी जैसे फिजिकल फीचर्स को कर रहे हैं, तो आप मैप को साथ साथ रेफर करते रहिए। ऊपर से मतलब देर इज़ ऑल्सो विद इन एनसीईआरटी में ही मैप्स बने हुए हैं, जैसे रिवर सिस्टम्स का बना हुआ है, माउंटेन्स का बना हुआ है। इंडियन ज्योग्राफी की अगर हम फिजिकल की बात करें तो आप उन मैप्स को भी अच्छे से करिए। और साथ साथ यूपीएससी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आप देखेंगे तो एटलस की मदद से और आपके एनसीईआरटी में जो मैप्स बने हुए हैं उनकी मदद से आपके जो ये मैप्स वाले क्वेश्चंस होते हैं वो कर सकते हैं आप। सेकेंड थिंग इज मैप्स में ऑल्सो सर्टेन क्वेश्चंस आते हैं कि रिसेंट प्लेसेस इन न्यूज़ के बारे में भी मैप्स आ जाता है। जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर था तो फिर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेता है कि यूक्रेन के सराउंडिंग कितने स्टेट्स हैं। तो जो भी आप करंट में भी देख रहे हैं कि कोई भी जोन चल रहा है, उसका फिजिकल मैप जरूर देख लीजिए कि उसके आसपास के कौन सी नेबरिंग कंट्रीज हैं और कौन सी फिजिकल फीचर्स, माउंटेन रेंजेस हैं। अब जैसे इजराइल हमास वॉर न्यूज़ में है, तो इजराइल हमास वॉर के आसपास जो भी जोग्राफिकल फीचर्स हैं, कंट्रीज़ लगती हुई है, और क्या मतलब ब्लैक सी के आसपास क्या है आपका, और मेडिटेरेनियन के आसपास, ये सब रीजन्स को आप कंट्रीज़ को देख लीजिए। इससे आपको एक्चुअल एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी। इसके बाद मूविंग टू द सेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के लिए मेरे को लगता है कि एक तो 12th ज्योग्राफी की 12th बायोलॉजी की जो लास्ट के चैप्टर्स है 3-4 चैप्टर्स, जिसमें आपका बायोडाइवर्सिटी का डिस्कस कर रखा है, आप उसको अच्छे से पढ़िए। और उसके अलावा आप जो शंकर आयस की एक बुक आती है एनवायरनमेंट की, आप उसको रेफर करिए। उससे आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ पिरामिड एंड एनर्जी, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको क्लैरिटी मिलेगी और आप अपना जो बेस है सॉलिड अच्छे से कर सकेंगे। उसके बाद जो एनवायरनमेंट में स्टैटिक पोर्शन के अलावा जो करंट पोर्शन है, उसके लिए आप करंट अफेयर्स की कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की मैगजीन को आप रेफर कर सकते हैं। और उससे आप करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को, जैसे स्पीशीज इन न्यूज़ आता ही है ऑलमोस्ट हर साल,
तो आप उन चीज़ों को कवर कर सकते हैं, या फिर कोई क्लाइमेट डील हुई है स्पेशल। आप देखिए कि यूपीएससी में क्या पैटर्न रहा है एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस को लेके। सो ऑलवेज यू विल फाइंड कि देयर वुड बी क्वेश्चंस ऑन सम क्लाइमेट मीटिंग्स, लाइक आपका कॉप का कोई रिसेंट मीटिंग हो रहा है, कॉन्फ्रेंस, उन सब चीज़ों, उसमें कोई डिक्लेरेशन हुआ है, तो उन सब चीज़ों को आप फोकस रखिए, और उनके आप शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं। और मूविंग अप फ्रॉम एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट इज ऑल्सो वेरी लाइक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज इससे भी आपके 10-15 क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो आप स्टैटिक प्लस अगर करंट का किसी भी एक पर्टिकुलर सोर्स से करेंगे और उसको रिवाइज करेंगे, तो आप मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस कर सकेंगे उसमें से। अब मूविंग फर्दर, हिस्ट्री, हिस्ट्री काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम देता है। तो हिस्ट्री के लिए आप क्या करिए कि एन सी आर टीज, ओल्ड एन सी आर टीज को आप रेफर कर सकते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। खासकर ओल्ड एन सी आर टीज आप एंशंट में आती है बिपिन चंद्रा की, शायद एक बार आप देख लीजिएगा, शायद मेरे को नाम याद नहीं, आर एस शर्मा या किसी बिपिन चंद्रा में से एक की आती है। ओल्ड एन सी आर टी आप खरीदिए एंशंट की, आप उसको रीड करिए चैप्टर बाय चैप्टर, और उसमें से आप एक पहले ओवरऑल डेवलप करिए कि सीक्वेंस किस तरीके से फॉलो हो रहा है हिस्टोरिकल इवेंट्स का। जैसे कि पहले हड़प्पन टाइम्स आया होगा, देन वैदिक पीरियड आया, एंड देन इट मूव टू मौर्यन एंड फर्दर, वो सीक्वेंसेस में दिखी, और फोकस ऑन देयर पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप हुआ, कल्चर कैसे डेवलप हुआ, किस टाइप का आर्ट फॉर्म्स था उस समय। इन चीज़ों पे आप फोकस रखें, ये आपको खाली प्री में नहीं मेंस में भी हेल्प करेगा। आप इसके बाद फिर आता है मिडीवियल का। मिडीवियल के लिए भी आप एनसीईआरटी रेफर कर सकते हैं, एनसीईआरटी से अंडरस्टैंडिंग बनाइए। और उसके बाद फिर मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम इज़ द बेस्ट सोर्स। बट अगर आपको स्पेक्ट्रम स्टार्टिंग में हैवी लगता है, तो आप उसके लिए भी फिर ओल्ड एनसीईआरटी रेफर कर सकते हैं। अब ओल्ड एनसीईआरटी रेफर करने के अलावा आपको थीम्स की 12th की जो न्यू एनसीईआरटीज़ हैं, आप वो भी रेफर करिए, खाली एंशियंट और मिडीवियल के लिए, बिकॉज उसमें भी काफ़ी सारे इन्फोग्राफिक्स होते हैं, जिनमें से कई बार यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चंस पूछ लेता है। खासकर विजयनगर वगैरह का, जैसे आई रिमेंबर एक कल्याण मंडपम का क्वेश्चन आया था, आई थिंक 18 या 19 में कुछ। तो वो एनसीईआरटी के इन्फोग्राफिक जो पिक्चर बनी हुई थी उसमें ऑलरेडी मेंशन था। और मूविंग फ्रॉम इट, आप एनसीईआरटी के अलावा मतलब हिस्ट्री पे आप फोकस रखिए। और हिस्ट्री को लेके ना, हिस्ट्री इज़ वेरी वास्ट, तो बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए। आप मॉडर्न को अच्छा रखिए, और एंशियंट और मिडीवल के बेसिक्स को आप अच्छा स्ट्रांग रखिए। 2-3 क्वेश्चंस ऐसे हर साल ही आते हैं जो कि लाइक आउट ऑफ द ब्लू होते हैं, बट हमें प्रीलिम्स में खाली क्वालिफाई करना है। प्रीलिम्स में 100% स्कोर लेके नहीं आना होता, तो कुछ क्वेश्चंस हम अगर बहुत ही ज़्यादा टफ है तो हम उसको लीव भी कर सकते हैं। इसके अलावा अब जैसे साइंस की बात करते हैं, तो साइंस के लिए आप समरी पढ़ सकते हैं, बेसिक एनसीईआरटीज़ की वीडियोस अवेलेबल हैं, उससे आप अपना बेसिक साइंस करिए। जिन लोगों का साइंस का मीडियम है उनको इशू नहीं आएगा, तो वो डायरेक्टली ही रेफ़र कर सकते हैं कि आप अपना मूव ऑन कर सकते हैं सीधा करंट अफेयर्स पे। तो करंट अफेयर्स पे जब भी आप फोकस कर रहे हैं साइंस में, फोकस ऑन द न्यू टेक्नोलॉजीज़, जैसे कि आपका ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी आ रहा है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी एंड नैनो टेक्नोलॉजी ऑलवेज फेवरेट टॉपिक्स रहा है। तो उसमें अगर कोई फर्दर डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो आपको ये करंट अफेयर मैगजीन्स के थ्रू मिलता रहेगा इंफॉर्मेशन, एंड यू फोकस ऑन दैट, those new technologies, how are they working, some tests or experiments are going on for new sources of energy, और तो उन चीज़ों पे आप फोकस रखिए साइंस में। और कोई अगर वैक्सीन डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे कि कोविड के टाइम पे बहुत सारे वैक्सीन्स का हुआ, तो यूपीएससी ने मेंस में भी और प्री में भी उसके पूछा। तो न्यू एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजी इज़ वन सेक्टर इन साइंस दैट यूपीएससी ऑलवेज फोकसेस ऑन, एंड यू ऑल्सो नीड टू फोकस ऑन, भले ही चाहे वो न्यू फ्यूल्स हो, लाइक बायोफ्यूल्स के बारे में, तो डू फोकस अपॉन दैट। देन मूविंग ऑन फ्रॉम दीज स्टैटिक टॉपिक्स,
देन इट कम्स फॉर लाइक करंट अफेयर्स, कि करंट अफेयर्स के लिए कितने सोर्सेज फॉलो करें, क्या न्यूज़पेपर से नोट्स बनाएं, क्या करें। सो देर इज़ नो वन सिंगल स्ट्रेटेजी फॉर इट, बट मैंने जो फॉलो करा मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहूँगा। तो करंट अफेयर्स में मैं बिकॉज मैं वर्किंग प्रोफेशनल था, तो आई कुड नॉट मेक नोट्स आउट ऑफ इट डेली फ्रॉम द न्यूज़पेपर। सो व्हाट आई यूज्ड टू डू, मैं क्या करता था उसमें वॉज कि आई यूज्ड टू रीड अ मंथली मैगजीन, और मैं एक न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस को डेली रीड करता था, जिससे कि मेरे को ये पता लगे कि व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड इन इंडिया इन द वर्ल्ड एंड व्हाट आर द थिंग्स। फिर वही चीज़ जब आपकी मंथली मैगजीन्स में आता था तो वो इन्फॉर्मेशन फिर से रिफ़्रेश हो जाता था। और लास्ट में जब प्रीलिम्स के लास्ट के टाइम पे जब कंपाइलेशंस आती हैं, पूरी ईयरली कंपाइलेशंस, फॉर एग्जांपल आई यूज्ड टू रेफर टू विजन 365। सो आप पीटी 365 को आप रेफर करेंगे, उसको आप 2-3 बार रीड करके, क्योंकि आपने न्यूज़पेपर में भी वो सब चीज़ें पढ़ रखी हैं और आपने मंथली मैगजीन में भी पढ़ रखी हैं। तो जब आप उसको फाइनली 3-4 बार पीटी 365 को करेंगे तो आपको इनग्रेन्ड हो जाएगी। जब आपको ये सब चीज़ें पढ़ ली आपने, उसके बाद फिर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं मॉक टेस्ट के थ्रू और यूपीएससी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन से, और उससे यू कैन गेट द कॉन्फिडेंस दैट यू हैव अ कमांड ओवर इट। रीडिंग फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज को मैं मना करूँगा, और आप जितना सोर्स को मिनिमाइज करेंगे और उसको रिवाइज करेंगे 3-4 टाइम्स, उतना आपको पेपर में रिकलेक्ट होगा और आप अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट कर सकेंगे। तो ये तो हो गया आपका जीएस का पार्ट, प्रीलिम्स का। उसके बाद सी सेट के लिए, तो सी सेट के लिए मतलब वन शुड नॉट टेक सी सेट फॉर ग्रांटेड इवन फॉर द इंजीनियर्स, बिकॉज अब यूपीएससी क्या कर रहा है, सी सेट को भी टफ करता जा रहा है लेवल को। तो व्हाट यू नीड टू डू इज़ कि सी सेट की प्रैक्टिस के लिए आप थीम्स आइडेंटिफाई करिए। फॉर एग्जांपल कि हर साल आपको टाइम एंड वर्क पे क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको कैलेंडर के क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको बेस्ड ऑन वेन डायग्राम टाइप से क्वेश्चंस मिलेंगे। आप थीम्स उठाइए और उनकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रैक्टिस करिए, और थोड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह से भी। अगर आपको बेसिक्स में डाउट आता है तो आप उन्हीं टॉपिक्स के सॉल्व वीडियोस वगैरह यूट्यूब्स पे अवेलेबल है, आप उनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और उसके प्रैक्टिस आप कंटिन्यूसली लाइक 3-4 महीने तक करिए। ऐसा मत करिए कि आप एकदम से एग्ज़ाम के एक हफ्ता पहले सी सेट को आप उठा रहे हैं या फिर 10 दिन पहले। उससे फिर आपका चांसेस आप थोड़ा कम कर देते हैं, क्योंकि सी सेट टफ हो रहा है तो हो सकता है कि आपको सी सेट में दिक्कत आए फिर लास्ट में। और रही बात रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस की, तो आप जब पास्ट ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। अब मूविंग फ्रॉम प्रीलिम्स, लेट्स टॉक अबाउट मेंस का। प्रैक्टिस के लिए हम मेंस की स्ट्रेटेजी कैसे करें। तो अगर हम मेंस का सिलेबस देखते हैं तो मेंस का सिलेबस इज डिवाइडेड इनटू 4 जीएस पेपर्स, 1 एसए पेपर एंड 2 ऑप्शनल्स। तो स्पीकिंग अबाउट एसए, एसए के लिए व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कि एसए को आप मैकेनिकल मत बनाइए। एसए शुड बी एक ऑर्गेनिक फॉर्म में होना चाहिए कि आपको पढ़ते हुए मज़ा आ रहा है। जैसे कि हम न्यूज़पेपर उठाते हैं और न्यूज़पेपर में अगर हमें कोई आर्टिकल में पढ़ने में मज़ा आता है, हम उसको फ्लो में, अगर कोई आर्टिकल फ्लो में लिखा हुआ है तो हमें उसे पढ़ने में मज़ा भी आता है और हम उसको एंड तक रीड करते हैं। यही आपको इंश्योर करना है कि जो आपका एग्जाम इवेल्युएटर है, एग्जामिनर, जो कि आपकी कॉपी को चेक कर रहा है, उसको भी पढ़ने में फ्लो में मज़ा आए, पूरा आपका स्ट्रक्चर्ड हो ऐसे अच्छे से, इंट्रो देन बॉडी देन कंक्लूजन प्रॉपर से अच्छे से हो, और उस तरीके से फ्लो रहे कि वो उसको एंड तक पढ़ना चाहे। अगर उसको इंटरेस्टिंग लगेगा आपका ऐसे, आप उसको कुछ नई फैक्ट्स या कुछ ऐसी चीज़ें पता लगेंगी आपके ऐसे में, तो फिर डेफिनेटली ही इज़ गोइंग टू गिव यू अ वेरी गुड स्कोर इन द ऐसे। अब ऐसे में क्या चीज़ आप ऐसा कर सकते हैं कि जो आपको ब्राउनी पॉइंट्स दे और कुछ वैल्यू एडेड हो जाए। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि ऐसे के लिए जब आप न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हैं तो न्यूज़पेपर्स में आपको सपोज़ करिए कि कोई बहुत बेस्ट एग्जांपल दिखता है, केस स्टडी दिखता है, तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं
जैसे मैं आपको बता रहा था, मैं न्यूज़पेपर के नोट्स नहीं बना पाता था बिकॉज ऑफ बीइंग अ वर्किंग प्रोफेशनल। तो टाइम कंस्ट्रेंट्स के कारण, तो व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज, उन अच्छे आर्टिकल्स का मैं कंपाइलेशन कर लेता था। मैं उनकी फ़ोटोज़ क्लिक करके उनको या स्क्रीनशॉट लेके उनको सेव करके एक सोशल मीडिया के ऐप्स के थ्रू ही एक अपना चैनल टाइप से बना लिया फॉर पर्सनल यूज़, और उनको कंपाइलेशंस को, उन आर्टिकल्स को डालता रहता था। एंड देन व्हेन आई यूज्ड टू गेट टाइम, उसमें से कुछ फर्दर छोटे से नोट्स बना के उनको लिख लिया। तो ये मंथली का टास्क हो सकता है कि आपने फिर फाइनल कंपाइलेशन से एक छोटे से नोट्स में बना के लिख लिया। एंड ऑल्सो आई यूज्ड टू मेक कंपाइलेशन ऑफ कोट्स, बिकॉज कोट्स आपको क्या होता है कि कई लोगों का होता है कि दे आर वेरी आर्टिस्टिक इन their approach, so they can write very good essays. But for the people who are like me, who do not have that so much of artistic flavor, can make their essays improve by having some compilation of quotes, some poems, and using it in the essay. और इन सब चीज़ों के कारण ही मेरे एसए का स्कोर हमेशा 120 से 130 के बीच रहा है, और दैट इज़ लाइक अबव एवरेज। मतलब आप गुड स्कोर बोल सकते हो, नॉट अ एक्सीलेंट स्कोर बट अ गुड स्कोर दैट कैन गेट यू गुड रैंक। और एसए के बाद फिर हम बात करते हैं GS1 का। तो GS1 में अपार्ट फ्रॉम जो हम इसके लिए प्रीलिम्स के लिए हिस्ट्री का पढ़ते हैं, एक अनदर टॉपिक आ जाता है वर्ल्ड हिस्ट्री का। अब वर्ल्ड हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो यूपीएससी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता, एक या दो क्वेश्चन पूछता है। तो आप जितना भी टाइम दे रहे हैं वो प्रोपोर्शनेटली दीजिए। आप ऐसा मत करिए कि आप बहुत सारा टाइम दे रहे हैं उसमें। आप उसको वर्ल्ड हिस्ट्री की कोई भी समरी मार्केट से उठा लीजिए, कंपाइलेशंस का टॉपर्स के नोट्स अगर दे रखें, और वहाँ से आप एक ओवरऑल व्यू आप पढ़ सकते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए। एंड देन पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए आप अगेन या तो एनसीईआरटी या फिर समरी का मार्केट में आता है, आप उससे उठा के आप पढ़ सकते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस का। देन कमिंग टू सोसाइटी सेक्शन, सोसाइटी सेक्शन के मोस्टली क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे तो करंट अफेयर्स ओरिएंटेड होते हैं। तो जब हम सोसाइटी का करंट अफेयर्स से, कंपाइलेशन से, मंथली मैगजीन से पढ़ रहे होंगे और प्लस न्यूज़पेपर, तो हम मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस सोसाइटी के हम आंसर कर पाएंगे। देन देयर आर सर्टेन रिपीटेड थीम्स इन सोसाइटी, जैसे वुमेन रिलेटेड या कुछ, तो उसके लिए आप डेटा फैक्ट्स वगैरह करंट अफेयर्स से उठा के रैंकिंग्स, ग्लोबल इंडिसेस में इंडिया की क्या पोजीशन है, ये सब आप रख सकते हैं। अब सोसाइटी के अलावा जैसे ज्योग्राफी का ही अगर आप देखें तो 100 टू 110 के आसपास का यूपीएससी पूछता है फर्स्ट पेपर में। तो उसके लिए आप अपना वैल्यू एडिशन GS1 में क्या कर सकते हैं कि ज्योग्राफी के लिए आप मैप्स का ऐड ऑन कर सकते हैं। आप प्रायर प्रैक्टिस करिए PYQs क्वेश्चन देख के कि कहाँ पे आप मैप्स वगैरह बना सकते हैं। एंड सिमिलरली जब आप मॉक टेस्ट वगैरह, टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस लिख रहे हैं, तो आप वहाँ पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं मैप्स वगैरह बनाने का। हिस्ट्री के क्वेश्चंस में आप टाइमलाइंस का चार्ट बना सकते हैं, दैट इज़ योर वैल्यू एडिशन। और सोसाइटी वगैरह में आप डेटा वगैरह डाल सकते हैं कि व्हाट इज़ आवर रैंकिंग, व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ वुमेन और द एल्डरली पॉपुलेशन, डिपेंडिंग अपॉन जैसा क्वेश्चन आता है। आप रिपोर्ट्स को कोट कर सकते हैं या इकोनॉमिक सर्वे को, इन सब चीज़ों को। और देन लेट्स मूव टू द सेकेंड पेपर, दैट इज़ GS2। अब GS2 में आप पॉलिटी का आप लक्ष्मीकांत से तो कर ही रहे हैं, बाकी जो करंट अफेयर्स में पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वो आप करंट अफेयर्स मैगजीन से अपडेट करिए। और उसको आप जब आंसर लिख रहे हैं तो आंसर में आप कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स और कमिटीज़ को डालिए। उसके अलावा आप IR में मैप्स को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। और गवर्नेंस, जैसे 3 टॉपिक्स दे रखे हैं, पॉलिटी, गवर्नेंस एंड IR। अब फर्दर इसमें सब टॉपिक्स दे रखे हैं, तो आप मेंस के लिए ओवरऑल एंड आप ना हर एक टॉपिक पे अपना 200 वर्ड्स से 250 वर्ड्स के रेडीमेड नोट्स बना के रखिए, खासकर स्टैटिक टॉपिक्स के, सो दैट क्वेश्चंस जब भी कभी उनसे आए तो यू हैव दोज वैल्यू एडिशन थिंग्स, एंड आप उसको पेपर में लिख सकते हैं। देन मूविंग टू GS3, GS3 के लिए भी अगर आप टॉपिक्स में देखेंगे तो साइंस है, एनवायरनमेंट है, सिक्योरिटी आपका 50 मार्क्स का आता है, इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर अगर हम मिक्स करें तो वो
125 के आसपास का आता है, तो एंड डिजास्टर मैनेजमेंट अराउंड 25 मार्क्स का। तो गो एंड गिव द टाइम एंड स्पेस एज पर द मार्क्स allocated by the UPSC from the past trends of the paper and accordingly make notes on each and every topic। अब इकोनॉमी के लिए आप मृणाल के नोट्स रेफ़र कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी अगर आपने कोचिंग कर रखी तो आपके पास कोचिंग के नोट्स होंगे, बट आपको वो स्टैटिक पोर्शन के लिए है। आपको उसके बाद अपडेट करने की ज़रूरत है करंट से। वो करंट के लिए आपको जो मंथली मैगज़ीन्स वगैरह हैं, आप उनसे अपडेट कर सकते हैं। देन उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि साइंस एंड टेक के लिए भी करंट अफेयर्स ही होगा। डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए जो भी डिज़ास्टर न्यूज़ में है, आप उनके नोट्स बना लीजिए कि कहाँ-कहाँ पे क्या रहा है, कोई बेस्ट प्रैक्टिसेस है, तो आप उनको रिवर्स इंजीनियरिंग करके भी डिज़ास्टर को या कुछ टॉपिक्स को आप कवर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स मॉडल आंसर्स को रेफ़र करके आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं स्टैटिक टॉपिक्स के। सो ये रिवर्स इंजीनियरिंग से आपका टाइम एंड स्पेस भी कम सेव होगा और आपके पास वैल्यू एडिड नोट्स भी मिल जाएंगे। और उसके अलावा देन हमारे पास आता है GS4। अब GS4 के लिए क्या कर सकते हैं, एथिक्स के लिए। एथिक्स के लिए अगर आप देखेंगे तो सेकेंड ARC की आप समरी पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप सेकेंड ARC का जो फोर्थ वाली बुक है एथिक्स इन गवर्नेंस, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं वॉल्यूम 4 को। अदरवाइज़ आप उसकी समरी को भी रेफ़र कर सकते हैं। उसके अलावा आप एथिक्स में जो भी टॉपिक्स दे रखे हैं उनकी डेफिनेशंस और एग्जांपल्स पे आप फोकस करिए। एग्जांपल्स आप न्यूज़पेपर से उठाइए और डेफिनेशंस आप गूगल आउट करके या फिर कोई भी बुक वगैरह जो एथिक्स की आती हैं मार्केट में, उनको आप रेफ़र कर सकते हैं और उनसे आप अपने नोट्स बना के फाइन ट्यून कर सकते हैं। केस स्टडीज़ के लिए आप अलग से प्रैक्टिस स्पेशली करिए, और केस स्टडीज़ में आप मार्केट से टेस्ट सीरीज़ उठाइए कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की, जैसे मैंने लुकमान की रेफ़र करी थी, और उसमें से आप अप्रोच देख सकते हैं कि किस तरीके से केस स्टडीज़ को आप सॉल्व करेंगे। और आप हर एक केस स्टडी को एक सिंगल फॉर्मेट से मत लिखिए पेपर में। ट्राई टू ब्रिंग सम इनोवेशन एंड फोकस ऑन द जस्टिफिकेशन ऑफ इट, कि हम अगर कोई एक्शन फाइनली ले रहे हैं तो उसके पीछे एथिकल जस्टिफिकेशन हम क्या कर रहे हैं, एथिकल जस्टिफिकेशन पे हमेशा फोकस रखिए। अब रिगार्डिंग ऑप्शनल, मेरा ऑप्शनल PSIR था, तो बिकॉज ऑफ मैंने PSIR ऑप्शनल इसलिए चुना बिकॉज आई हैड एन इंटरेस्ट इन पॉलिटी इन जनरल एंड इंटरनेशनल रिलेशंस इन पर्टिकुलर। तो मैं PSIR के लिए मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट का रेफ़र करा था। लाइक आई डिड माई कोचिंग फ्रॉम शुभ्रा रंजन क्लासेस इन 2016-17, एंड उसके बाद मैंने उन्हीं नोट्स के थ्रू प्लस जो आपका करंट अफेयर्स वगैरह डेवलप हो रहा है न्यूज़पेपर वगैरह से, और उससे मैंने ऑप्शनल के लिए करा। ऑप्शनल के लिए मैं स्पेशली बोलना चाहूँगा कि आप और टॉपिक्स के नोट्स, चाहे मतलब अगर आपके पास टाइम कंस्ट्रेंट्स है और आप हर चीज़ के नोट्स नहीं बना पा रहे, बट आपको ऑप्शनल के शॉर्ट नोट्स तो इन एनी हाउ बनाने ही हैं, चाहे आपका कोई भी ऑप्शनल हो। और ऑप्शनल ऐसा सब्जेक्ट है जितना आप उसको टाइम देंगे उतना वो आपको प्रोपोर्शनेटली ज़्यादा रिवॉर्ड करता है। तो कमांडिंग ओवर ऑप्शनल इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। और ऑप्शनल में आप सबसे पहले तो अपना सिलेबस को आप रीड करिए और उसको कवर करिए कम्प्लीटली नोट्स के द्वारा। एंड उसके बाद आप ऑप्शनल जब आपका कंप्लीट हो जाए, तब आप उसकी फर्स्ट और सेकंड रीडिंग के बाद आप थर्ड रीडिंग में उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए। अब उसके बाद आप किसी भी ऑप्शनल में वैल्यू एडिशन के लिए आप क्या करेंगे कि आप करंट अफेयर्स वगैरह से, जनरली ह्यूमैनिटीज़ ऑप्शनल का मैं बता सकता हूँ बिकॉज मेरा PSIR का ऑप्शनल था। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप करंट अफेयर्स का ऐड ऑन करिए जो कि आपका न्यूज़पेपर्स वगैरह में हो रहा है। एंड ट्राई टू लिंक, अगर कोई क्वेश्चन करंट अफेयर्स का पूछ रखा है तो उसको थ्योरी से लिंक करिए आप, जो कि आप पार्ट ए में ऑप्शनल के पेपर 1 में या पार्ट ए पेपर 2 के ऑप्शनल में, जैसे PSIR के एग्जांपल से मैं आपको बताऊं, तो आप
वो लिख सकते हैं। जैसे अगर कोई प्रियम्बल का क्वेश्चन है पीएसआई या ऑप्शनल वालों के लिए, तो आप उसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट से लिंक करके आप लिख सकते हैं। ये सब आप स्ट्रेटेजी करेंगे और फिर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स इन आपका मेंस का एग्ज़ाम। अब सोर्सेज का तो मैंने आपको साइड बाय साइड बताया ही है। अब थोड़ा मेंस में बात करते हैं कि फोकस अपॉन आफ्टर सिलेबस कंप्लीशन किस पे होना चाहिए, इज़ आंसर राइटिंग। आप मेरे को अभी भी याद है कि जो मेरा पहला आंसर लिखा था, जब अगर आज मैं उसको रीड करूँगा तो मैं खुद सोचूँगा कि यार ये क्या मैंने लिखा था। वो मतलब इट इज़ वेरी किडिश। इट इज़ लाइक कि अगर हम जैसे कि एक आर्ट होती है, हम ड्राइंग बनाते हैं। पहली ड्राइंग हमेशा ही ख़राब होगी, इतनी अच्छी नहीं बनेगी। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो धीरे-धीरे हमारी ड्राइंग और आर्ट इम्प्रूव होती जाएगी। सिमिलरली आंसर राइटिंग इज़ ऑल्सो एन आर्ट। जब हम पहली बार आंसर लिखेंगे तो वो उतना रिफाइंड नहीं होगा, बट उसके बाद जब हम धीरे धीरे सब्सिक्वेंटली प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी आंसर राइटिंग इम्प्रूव होगी। अब आंसर राइटिंग इम्प्रूव के लिए दो तीन तरीके होते हैं। वन इज़ कि आप देखिए टॉपर्स के आंसर को, और टॉपर का कोई भी कॉपी उठाइए, आप उसका क्वेश्चन देखिए, आप खुद आंसर लिखिए और फिर आप टॉपर का आंसर पढ़िए और उसको आप कंपेयर करेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपके आंसर्स में क्या कमी है। उसके अलावा जो सेकंड तरीका है, आप अगर आपका एक पीयर ग्रुप बन सके जो कि लाइक माइंडेड फ्रेंड्स के साथ आप बना सकते हैं, और आप 2-3 क्वेश्चंस डेली लिखिए और आप अपना शेयर करिए उनके साथ, और उनके आंसर्स को भी देखिए और उनके फीडबैक और रिव्यू के लिए आप एक क्लोज ग्रुप में बना सकते हैं 4-5 फ्रेंड्स के, और इससे भी आप अपनी आंसर राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तीसरा तरीका यही है कि आप कोई टेस्ट सीरीज़ किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की ज्वाइन करिए, और आप उसके बाद उनके इवैल्यूएशन, आप खाली मार्क्स पे मत जाइए, मार्क्स कैन वेरी, और मार्क्स जनरली जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में है वो स्टूडेंट्स ही चेक कर रहे हैं जो कि पास यूपीएससी एस्पिरेंट्स रहे हैं या फिर अभी भी दे रहे हैं। तो आप उन चीज़ों पे मत रेफ़र करिए, बट आप देखिए कि क्या उनके कमेंट्स हैं, क्या मतलब स्ट्रक्चर में अगर आपके आंसर का इशू है, आप आईबीसी इंट्रो बॉडी कंक्लूजन आप नहीं फॉलो कर रहे हैं, या फिर आपने कुछ गलत चीज़ कोट कर दी है, या फिर आपका मतलब ऑर्डरिंग या प्रायोरिटी सही नहीं है, आप उन चीज़ों पे फोकस करिए और आप उसमें टेस्ट सीरीज़ में जिनके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं आप उनकी कॉपीज़ देखिए। उससे जो आपकी लर्निंग होगी, एनालिसिस आप इस तरीके से अपनी एनालिटिकल पावर को डेवलप करिए कि आप कॉपी को एनालाइज कर सके टॉपर्स की, और अपनी कॉपी को, और धीरे धीरे सब्सिक्वेंट टेस्ट में उन गलतियों को आप रिपीट मत करिए और इम्प्रूव करिए। और जब आप फाइनल पेपर यूपीएससी में आप मेंस अपना लिख रहे होंगे तो आपकी जो क्वालिटी ऑफ आंसर होगी और जो आपने स्टार्टिंग में लिखे होंगे वो बहुत ही डिफरेंस आएगा, और वो यूपीएससी के मार्क्स में भी आपको दिखाई देगा। अब इसके बाद हम थर्ड स्टेज की बात करते हैं, दैट इज़ आपका इंटरव्यू प्रिपरेशन। सो जैसे कि इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए हम फिल करते हैं डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, जिसे हम डेफ फॉर्म बोलते हैं पहले। तो डेफ फॉर्म में आप वो चीज़ भरिए जो कि आपने ऑनेस्टली करी है। आप ऐसा मत करिए कि डेफ फॉर्म में आप बहुत सारी चीज़ें भर दें, बिकॉज ये डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म ही होता है जो कि उनके पास सबसे पहला होता है। जो बोर्ड मेंबर्स वहाँ पे बैठे हुए हैं आपका इंटरव्यू लेने के लिए, वो सबसे पहले उनके पास आपका डेफ फॉर्म ही है, और उसी के थ्रू वो आपको जज कर रहे हैं। और अगर आप यूपीएससी का इंटरव्यू का सिलेबस देखेंगे तो उसमें भी लिखा हुआ है कि वो किन पैरामीटर्स पे आपको जज कर रहे हैं। जैसे कि एक क्लैरिटी ऑफ थॉट है आपका, कितना आप ब्रीफ हैं, कितना कंसाइजली अपनी बातों को आप पुट कर सकते हैं, और क्या आपका मतलब मोरल इंटीग्रिटी की बात है, इंटीग्रिटी के ऊपर फोकस है। तो आप यूपीएससी के इंटरव्यू में इन चीज़ों का ध्यान रखिए। जो यूपीएससी के सिलेबस में इंटरव्यू में जिन वैल्यूज़ को वो चेक करें, आप उन वैल्यूज़ के हिसाब से अपने डेफ फॉर्म को भरिए। अगर आपकी कोई ऐसी पर्टिकुलर हॉबी है, अब कोई भी ऐसी न्यू, आप या तो अभी अगर प्रिपरेशन स्टेज में तो आप कुछ ऐसी हॉबीज़ बना सकते हैं तो आप बनाइए, वेल एंड गुड। बट आप ऐसा मत करिए कि आप सोचिए आप लास्ट में आप हॉबी में कुछ भी भर रहे हैं और आप 1-2 महीने में उसको डेवलप कर सकेंगे। बिकॉज जो पैनल वहाँ पे बैठा हुआ है, दे आर वेरी मच एक्सपीरियंस, दे आर इनटू द सर्विसेज फॉर द लास्ट 20-25 ईयर्स और इवन मोर, एंड दे नो कि कब आप ब्लफ कर रहे हैं, क्यों आपने मतलब हॉबी करी, और वो काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट कर सकता है अगर उन्हें लगता है कि ये फेक हॉबी है, ये इसका एक्चुअल हॉबी नहीं है।
अब उसके अलावा यूपीएससी में सबसे पहले आप अपना डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म की ही प्रिपरेशन करिए। आप देखिए कि आपके उसमें क्या आपने स्टेट डाला है, स्टेट में क्या करंट इश्यूज़ चल रहे हैं, पॉलिटी में या फिर एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, जो भी आपके करंट इश्यूज़ चल रहे हैं, आपकी स्टेट को लेके, आपके डिस्ट्रिक्ट को लेके, आपके जो पर्टिकुलर एरिया में आप रह रहे हैं, रीजन में, उसको लेके। देन सिमिलरली इंडिया के क्या इश्यूज़ चल रहे हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस पे आजकल काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इंडिया का उन इज़राइल हमास पे इंडिया का क्या स्टैंड है, या फिर रशिया यूक्रेन वॉर पे क्या स्टैंड है, इन जनरल इंडिया की फॉरेन पॉलिसी वगैरह कैसी है। और देन यूपीएससी अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछता है सिचुएशन टाइप, कि आपको एक डीएम बना देता है किसी एरिया का, या फिर आपको एसपी बना देता है, या फिर आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कमिश्नर बना देगा और आपको बोलेगा कि आप इन इश्यूज़ को कैसे डील करिए। अब इन सब चीज़ों के लिए आप प्रीवियस ईयर्स के टॉपर्स की ट्रांसक्रिप्ट्स को रेफ़र करिए इंटरव्यू की, और आप उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करिए। आप राइटिंग में आंसर्स बना सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसके बाद आप यूपीएससी की, जब आपकी, एक तो हो गया नोट मेकिंग का यूपीएससी के लिए अपने डेस्क पे, देन सेकंड इज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप वीडियो रिकॉर्डिंग से प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर आप मिरर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और रही बात इंटरव्यू में मीडियम के लिए, तो आप मीडियम में आप कोई भी चुनिए जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। चाहे आप अपना इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो आप इंग्लिश चुनिए, अगर आपको लगता है कि आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो आप हिंदी को मीडियम चुनिए। और उसमें इंटरव्यूअर, जब पैनल जो बैठा हुआ है, पैनल आपको ये देख रहा है कि आप अपनी बात को कितनी सहजता के साथ रख सकते हैं, कि हाउ वेल कैन वी आर्टिकुलेट आवर ओपिनियन इन फ्रंट ऑफ देम। तो वो मीडियम नहीं देख रहा। तो आप इसलिए ये मत सोचिए कि आप इंग्लिश मीडियम वालों को इंटरव्यू में ज़्यादा मार्क्स मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। आपने जो भी मीडियम रखा है उसमें अगर आप अपनी बात को पूरी ईमानदारी और अच्छे से रख पा रहे हैं सहजता के साथ, तो इंटरव्यू पैनल उसको आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स देगा। और ये तो हो गया आपका इन जनरल आपका प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की तैयारी। उसके बाद फिर हम बात करते हैं कि थ्रू आउट द जर्नी हम पॉजिटिव अप्रोच कैसे बना के रखें। क्योंकि क्या होता है कि कई बार आपकी प्रिपरेशन के दौरान जब अगर आपके सपोज़ करो किसी टेस्ट सीरीज़ में मार्क्स लो आए हैं, या फिर वैसे भी काफ़ी अगर आपको टाइम हो गया या अटेम्प्ट्स हो गया है देते हुए, तो हो सकता है कि आपको थोड़े नेगेटिव थॉट्स आएँ कि भाई मैं क्या सही कर रहा हूँ? क्या ये मेरा डिसीज़न सही था? और आपने इतना सारा टाइम एंड एनर्जी दी है। उसके लिए आप क्या करिए कि एंश्योर करिए कि बीच-बीच में आप थोड़ा-थोड़ा, जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बीच-बीच में थोड़ा आप सोशलाइज़ भी हुई, एकदम कट ऑफ मत होइए। जो फ्रेंड्स के साथ आपको लगता है कि आपका अच्छी बॉन्डिंग है, या फैमिली के साथ, या कोई भी ऐसा कंफर्ट ज़ोन, तो आप वो उन चीज़ों पे थोड़ा बीच में रिलैक्स होइए और फोकस करिए। वो आपकी कोई हॉबी भी हो सकती है, आप उस हॉबी को डेली परस्यू करिए। और इफ़ पॉसिबल ट्राई टू डू सम काइंड ऑफ अ लिटिल बिट फिजिकल एक्सरसाइज डेली, चाहे वो वॉकिंग हो, जॉगिंग हो, एंड ऑल्सो डू सम काइंड ऑफ अ मेडिटेशन। इससे क्या होगा कि आपको एक इंटरनल पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, और आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, एंड यू विल बी एबल टू कंसंट्रेट मोर ऑन द स्टडीज़। यूपीएससी प्रिपरेशन में व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कि आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहे। कंसिस्टेंसी इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट, एंड ऑल्सो द डिसिप्लिन। तो ऐसा मत करिए कि अगर आपने सपोज़ एक दिन आपने सपोज़ करो थोड़ा बीच में ब्रेक करा, वो ब्रेक आपका 3-4 दिन तक कंटिन्यू रहा, नहीं। आप कुछ आवर्स का आपने ब्रेक लिया, आपको लगा कि अभी थोड़ा एग्ज़ॉशन ज़्यादा हो गया है, तो उसके बाद कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट डे से आप उसको फिर से अपनी स्टडीज़ पे वापस आ जाइए। फोकस इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट, और आप कंसिस्टेंसी रखेंगे तो आपको प्रोसेस पे अगर आप फोकस रखेंगे रादर देन फोकस ऑन द रिज़ल्ट, तो डेफ़िनेटली आपको रिज़ल्ट्स दिखेंगे। तो जितना आप अपना बेस्ट दे सकते हैं प्रोसेस में, अपना 100%, अपना टाइमली अगर आप ऑनेस्ट रहेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे आंसर राइटिंग का, आप सिलेबस को अच्छे से करेंगे, तो डेफिनेटली यू विल गेट गुड रिजल्ट्स। अनदर थिंग जो मैंने बोला कि पीवाईक्यूज़ का, जैसे मैंने प्रीलिम्स में, मेंस में आपको रिपीटेडली अपनी बातचीत में ड्यूरिंग दिस इंटरेक्शन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड,
that you need to keep on focusing on PYQs, बिकॉज आपको जो मार्केट में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के क्वेश्चंस देख रहे हो आप, यूपीएससी के क्वेश्चंस ऑल टुगेदर आर वेरी डिफरेंट, स्पेशली इन अगर हम प्रीलिम्स में भी देखें तो आपको PYQs की प्रैक्टिस करनी है अच्छे से रिपीटेडली, और उनको आपको आंसर्स को फाइन ट्यून करना है मेंस में। तो आप PYQs के आंसर राइटिंग की ज़रूर प्रैक्टिस करिए, और अगर आपके पास टाइम कंस्ट्रेंट्स हैं तो आप उन आंसर्स को ब्रेनस्टॉर्म करिए कि मैं पेपर में इसको क्या लिखता, क्या इसमें एडिशनल लिखता, कैसे इसकी और प्रैक्टिस करता। उसके अलावा, और ये तो हो गया आपका कि ओवरऑल यूपीएससी की स्ट्रेटेजी में आप क्या क्या चीज़ें करिए, ठीक है। अब इसके अलावा मैं आप लोगों के जो डाउट्स हैं उन को एक एक करके लेता हूँ कि जैसे मोटिवेटेड कैसे रहें। तो मोटिवेशन के सोर्स आपके दो टाइप के हो सकते हैं, वन इज़ इंटरनल, वन इज़ एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल के लिए आपके जो फ्रेंड्स का ग्रुप बना रखा है आपने, सर्कल ग्रुप, आप उनसे बातचीत करिए या फैमिली से, और वो आपको बीच बीच में इनकरेज करेंगे। एंड सेकेंड इज सेल्फ मोटिवेशन के लिए आप थोड़ा मेडिटेशन एक्सरसाइज करिए, एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट कि लाइफ में आप जो भी गेन कर रहे हैं नथिंग गोज वेस्ट। अपने ऊपर आप सेल्फ बिलीव रखिए कि आप इंक्रीमेंटल इंक्रीज करिए। जैसे मैं एक रिसेंटली बुक पढ़ रहा हूँ, एटॉमिक हैबिट्स, दैट टॉक अबाउट कि इम्प्रूवमेंट ऑफ 1%। अगर आप डेली भी 1% इम्प्रूव होंगे तो उसका एक कंपाउंडिंग इफेक्ट होगा। तो अगर आप डेली अपना फोकस करेंगे हर एक स्ट्रेटजी को इम्प्रूव करने में, तो डेफिनेटली उसका जो कंपाउंडिंग इफेक्ट होगा दैट विल ऑल्सो बूस्ट योर कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन। उसके बाद सेम चीज़ है, स्टडी में कंसिस्टेंसी कैसे बनाए रखिए। देखिए डिसिप्लिन, मतलब एक फेमस कोट था जो कि मैंने कहीं पे पढ़ा था कि इधर मतलब यू हैव टू गो थ्रू पेन ऑफ डिसिप्लिन और पेन ऑफ रिग्रेट। सो अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन रख सकते हैं, सेल्फ अपने आप को रेगुलेट करिए कि आपको इतना आवर्स डेली का, लाइक 7-8 आवर्स या फिर 10 आवर्स आपको डेली का देना ही है स्टडीज़ में। तो आप सेल्फ रेगुलेट अगर करेंगे तो आपका सेल्फ रेगुलेशन ही बेस्ट रहेगा। आप उसके लिए सोशल मीडिया के, अब आजकल टेक्नोलॉजी का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे सोशल मीडिया के एक सर्टेन ऐप्स आते हैं जो कि आपको टाइम के मॉनिटर कर सकते हैं कि आप कितने टाइम आप पढ़ रहे हैं। जब भी आप पढ़ने बैठते हैं आप उस ऐप को ऑन कर दीजिए, और जब भी आप स्टडी टेबल से उठ रहे हैं तो उसको ऑफ कर दीजिए। इससे आपका डेली का आपको टाइम का पता रहेगा कि आप कितना टाइम पढ़ रहे हैं, और इंक्रीमेंटली आप इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट आई कैन सी इज PYQ के क्वेश्चंस को कैसे करना है। तो PYQ के क्वेश्चंस के लिए अगर आप देखेंगे तो अगर मैं प्री के लिए बोलूँ तो आपको मार्केट में अवेलेबल सॉल्व क्वेश्चंस हैं। जैसे एक विशाल पब्लिकेशन की बुक आती है PYQs की, आप उसको परचेज करके उसके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। उसमें ऑप्शंस को भी एनालाइज कर रखा है। यूपीएससी में क्या होता है कि थीम्स रिपीट होती हैं, तो आप उन थीम्स को फोकस करिए। PYQs में, मेंस में भी काफ़ी सारी थीम्स रिपीट होती हैं, और उनके आप मॉडल आंसर्स आप इंटरनेट पे भी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। और खुद से भी आप सोचिए, थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म करिए कि आप उसमें क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि आंसर राइटिंग में आप पॉजिटिव अप्रोच कैसे करिए। तो आंसर राइटिंग में जैसे हम फोकस कर रहे हैं इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। सपोज करो कि अगर कोई बहुत नेगेटिव क्वेश्चन भी है तो जब आप उसका कंक्लूड कर रहे हैं वे फॉरवर्ड में, आप उसमें उसका सॉल्यूशन बताइए कि अगर हम ये स्टेप्स करेंगे तो दिस विल हेल्प इन एड्रेसिंग दैट प्रॉब्लम और सॉल्यूशन। बिकॉज आपको एज अ इन सिविल सर्विसेज आपको एज एन एडमिनिस्ट्रेटर प्रॉब्लम सॉल्वर के रूप में लिया जा रहा है। तो वो पॉजिटिव अप्रोच आपकी एससी में भी दिखनी चाहिए और आंसर राइटिंग में भी। तो आप ऐसा मत करिए कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल कोविड आया था, तो कोविड के बाद भी वी सर्वाइव्ड बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव अप्रोच वी डिड नॉट गिव अप आवर हैंड्स। इसी तरीके से जब आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो जब आप प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हैं तो आप उसके सॉल्यूशन करिए, और आप बताइए कि भाई इस सॉल्यूशन को करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब अनदर क्वेश्चन दैट आई कैन सी इज न्यूज़पेपर को स्किप कर सकते हैं क्या। न्यूज़पेपर को देखिए, आप देखिए कि आपका टाइम कंस्ट्रेंट्स क्या है।
मेरे पास टाइम कंस्ट्रेंट्स था तब भी मैं न्यूज़पेपर रीड करता था, बिकॉज न्यूज़पेपर इज समथिंग दैट इज एज इन मतलब नॉर्मल पर्सन भी आपको वेल इन्फॉर्म्ड और वेल रेड रखता है। आप न्यूज़पेपर को कंप्लीटली स्किप ना करें, भले ही आप चाहे उससे नोट मेकिंग ना करें, बट आप उसके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का फोटो का कंपाइलेशन रख सकते हैं, या फिर आप बेस्ट केस स्टडीज़ का। मैं न्यूज़पेपर को इस तरीके से रीड करता था, मतलब आप उसको धीरे धीरे टाइम कम करिए कि आप 45 मिनट्स टू 1 आवर में न्यूज़पेपर को कर सके। आप फोकस करें ऑन न्यूज़ दैट आर रेलिवेंट टू द यूपीएससी सिलेबस, जो कि यूपीएससी ने नोटिफिकेशन में दे रखा है। एंड ऑल्सो आप करिए कि न्यूज़पेपर में डू नॉट गो फॉर रीडिंग लाइन बाय लाइन कम्प्लीटली। अगर आपको लगता है कि ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप उस आर्टिकल को स्किप कर सकते हैं। वो विद टाइम एंड विद प्रैक्टिस आता है कि भाई कौन सा आर्टिकल रेलिवेंट है। एंड वही नोट मेकिंग का भी, अगर आपको न्यूज़पेपर का किसी को टाइम भी है और करना है, तो आप ये देखिए कि अगर मंथली मैगजीन में ये न्यूज़ रहेगा, इतना ज़्यादा न्यूज़ में है, तो यू कैन स्किप ऑफ मेकिंग नोट्स ऑफ इट, बिकॉज आपके लिए जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जितने भी, वो ऑलरेडी उसका स्टैटिक और उसके ऊपर पूरा रिसर्च करके आपको कंसाइज फॉर्म में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। सो यू डोंट हैव टू मेक बल्कि नोट्स आउट ऑफ इट। अनदर क्वेश्चन इज टेस्ट सीरीज कब से ज्वाइन करना चाहिए? तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन के लिए आई वुड से कि नॉट नेसेसरी कि आप स्टार्टिंग से ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए। आप मार्केट से लेके भी आप टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट मेंस के लिए आई वुड से कि आपका जब भी एक बार जैसे ही आपका सिलेबस पूरा हो जाता है और आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि भाई अब मैं क्वेश्चंस की आंसर्स राइटिंग कर सकता हूँ, देन यू कैन स्टार्ट राइटिंग, join a test series and start writing it. For like people who are writing mains in 2024, I would say कि right now is the time to focus on the prelims. So इस समय अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने जाएंगे तो आई वुड नॉट रिकमेंड मेंस के लिए, बट हाँ डेफिनेटली अगर आप प्रीलिम्स के लिए कर रहे हैं तो इट इज़ फाइन। एसए का स्ट्रेटेजी ऑलरेडी हैज़ बीन डिस्कस। आपका डेली का स्टडी शेड्यूल कैसे रहता था? तो डेली का वॉज लाइक मैं न्यूज़पेपर तो डेली कवर करता ही था 1 आवर में, एंड देन आई यूज टू मेक हाँ। सो एक अनदर इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजी, और मतलब द थिंग दैट आई वुड से कि जिसके कारण इतने अटैम्प्ट्स भी लगे, इज़ कि अगर आप प्लानिंग अच्छे से नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी रिवीजन इफेक्ट होगी और आपका सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, और उसके कारण आपको सक्सेस मिलने के चांसेस भी रिड्यूस हो जाते हैं। सो आप डेली का एक तो आप मंथली प्लान्स बनाइए कि इस मंथ में मैं ये टॉपिक्स कवर करूँगा, एंड देन माइक्रो प्लान्स बनाइए कि डेली के ये टारगेट्स रहेंगे, एंड देन बीच में थोड़ा बफर पीरियड रखिए जहाँ पे आप रिव्यू कर सकते हैं कि ये आपका स्ट्रेटेजी अगर फुलफिल नहीं हो पाया, ये प्लान आपका पूरा नहीं हो पाया, तो उस बफर पीरियड में आप उसको कंप्लीट कर सकें। मैप को कैसे याद रखते हैं सर? मैप को याद रखने के लिए यही तरीका है कि आप उसके 3-4 बार आप उसको देखिए। आप फ्री हैंड डायग्राम्स भी मैप के बना सकते हैं। आप फ्री हैंड बनाइए, जब भी आप कर रहे हैं तो आप फ्री हैंड इंडिया का मैप बना दीजिए और देख लीजिए ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, और वो विजुअलाइज करिए कि भाई ये चीज़ यहाँ पे है। विजुअलाइजेशन से भी लर्निंग टेक्निक काफ़ी होती है। और टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में आ सकते हैं क्या? देखिए, टेस्ट सीरीज और फाइनल एग्जाम में अगर कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है तो और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो वो टेस्ट सीरीज में भी होगा और वो फाइनल एग्जाम में भी आएगा। बट यूपीएससी उसका लैंग्वेज चेंज कर सकता है, या फिर टेस्ट सीरीज अगर उस टॉपिक के किसी एक पर्टिकुलर इशू पे फोकस कर रहा है और यूपीएससी उसका कॉम्प्रिहेंसिव या कोई और पर्टिकुलर इशू पे फोकस कर सकता है। बट डेफिनेटली इफ समथिंग इज सो इम्पॉर्टेंट, देन वो आपको टेस्ट सीरीज में भी दिखेगा और वो आपको फाइनल पेपर में भी दिखेगा। अब लोग जानना चाहेंगे कि भाई वाई यूपीएससी? सो यूपीएससी देखिए, का यूपीएससी इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्जाम्स ऑफ आवर कंट्री, जो कि आपको एक ऐसी पोजीशन पे लेके आता है वेयर you can not only just serve the nation or contribute in the national development, but gives you an opportunity कि आप
पॉलिसी डिसीजन एंड पॉलिसी मेकिंग में आपको रोल देता है एट अ वेरी इनिशियल स्टेज ऑफ योर कैरियर। ये आपको अगर आप प्राइवेट सेक्टर में करते हैं तो आपको काफ़ी लेटर ऑन इन कैरियर मिलेगा। एंड ऑल्सो यूपीएससी गिव्स यू ह्यूज चैलेंजेस जो आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट और आपकी पर्सनल ग्रोथ में भी बहुत हेल्प मिलता है। तो इफ़ you are passionate about your country and if you are passionate about the challenges in the life and also want some ideas or plans कि आप खुद से डिज़ाइन कर सकें, खुद से लोगों को लीडरशिप प्रोवाइड कर सकें और लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। इफ़ यू आर दैट टाइप ऑफ अ पर्सन then definitely you should go and write and come into the civil services। and also UPSC is a मतलब for your personal career also it is also a very good service because you get a lot of social prestige, recognition in the society and also job security। सिलेबस को एनालाइज करने के लिए आप फोकस करिए कि सिलेबस के क्या क्या मतलब टॉपिक्स दे रखे हैं और क्या क्या उससे सब टॉपिक्स कर सकते हैं। तो आप जब सिलेबस देख रहे हैं आप देखिए कि यूपीएससी उनमें से क्या पूछ रहा है। तो आप उसके लिए पीवाईक्यूज की बुक्स आती हैं जैसे कि मैंने प्रीलिम्स के लिए आपको विशाल पब्लिकेशन की बता दी है। एंड देन सिमिलरली आपको मेंस के लिए भी बुक्स मिलती हैं। तो आप उससे देखिए टॉपिक वाइज यूपीएससी कौन सी थीम्स को रिपीटेडली पूछ रहा है या क्या, उससे आप उन थीम्स को जैसे विजयनगर इज वन ऑफ द मेजर थीम्स ऑफ बुद्धिस्ट या जैनिज्म आर्किटेक्चर इन प्री इज वन ऑफ द मेजर थीम्स जो यूपीएससी पूछता है। तो आप इन टॉपिक्स को कॉम्प्रिहेंसिवली फिर अच्छे से कर सकते हैं। अब वैल्यू एडिशन के लिए आप कौन से सोर्सेज रेफर करिए, तो वैल्यू एडिशन के लिए आप जैसे न्यूज़पेपर या मंथली मैगजीन से हैं। एंड आई वुड नॉट से कि आप हर चीज़ के लिए बेयर टेक्स्ट पढ़िए। फॉर एग्जांपल आपको इकोनॉमिक सर्वे ज़रूरी नहीं है आप पढ़िए कंप्लीट, आप उसके लिए जो इकोनॉमिक सर्वे की समरीज होती हैं या बजट की समरीज होती हैं आप उनको भी रेफर कर सकते हैं बिकॉज दोज आर वेल इनफ। और आप उनको वैल्यू एडिशन को रीड करिए, रिवाइज करिए एंड देन उसको आप इम्प्लीमेंट करिए। और वैल्यू एडिशन के लिए लाइक मैं आई यूज टू रेफर फॉर वैल्यू एडिशन दिपिन सर की क्लासेस है। मैंने GS2 और GS3 के लिए मेंस में वैल्यू एडिशन के लिए उनको रेफर करा था। The people who are writing prelims exam 2024, what should be their strategy? Again, the strategy as discussed is like focus on the static part first। static part को आप अच्छे से कर लीजिए। लक्ष्मीकांत में जो जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप लिख रहे हैं तो आपने पढ़ी होगी लक्ष्मीकांत और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पीवाईक्यूज भी देखे होंगे तो आपको इंपॉर्टेंट थिंग्स पता होंगे। आप लक्ष्मीकांत को फटाफट से रिवाइज करें और उसके पीवाईक्यूज सॉल्व करके या मार्केट से फिर सेक्शनल टेस्ट करिए और कॉन्फिडेंस ले लीजिए। सिमिलरली जब आपके ऐसे एनवायरनमेंट करिए, ऐसे इकोनॉमिक्स करिए, जब आपके स्टैटिक टॉपिक्स हो जाए तो फिर आप कंपाइलेशन जो ईयरली आ रखी हैं PT 365 टाइप्स आप उनको करिए और उनको आप मल्टीपल टाइम्स करिए 2-3 बार और मे बी मोर, जब तक आपको उसकी चीज़ों के बारे में याद ना रहना लग जाए एंड यू आर एबल टू रिकॉल इन द प्रैक्टिस पेपर्स जो आप मॉक पेपर लगा रहे हैं। आफ्टर दैट फिर आप PYQs की प्रैक्टिस करिए एंड आई थिंक सो विद दिस प्रैक्टिस इट वुड बी मोर देन इनफ। और पढ़ा हुआ भूल ना जाए उसके लिए आपको यही है कि आपने जितना भी वीक में पढ़ा है आप एक दिन निकाल के उन चीज़ों को ब्रीफली रिकॉल करने की कोशिश करिए, आप उनको रिवाइज करने की। सो रिवीजन इज़ अ की। जैसे कि मेरा ऐसा मानना है कि और काफ़ी सारे टॉपर्स का भी कि अगर आप किसी भी चीज़ को फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली UPSC में फाइनल पेपर में आप उसको याद नहीं रख पाएंगे। बट अगर आपने उसको 3 से 4 टाइम मिनिमम रिवाइज कर रखा है तो you will recall that thing in the actual paper। so revision is the key। और revision के लिए आप oral भी कर सकते हैं या फिर आप जैसे मैं scribble down करके रिवाइज करता था। I used to take टैबलेट और उस पर पेंसिल से लिख के कुछ स्क्रिबल डाउन करा या फिर पेन पेपर से भी आप स्क्रिबल डाउन करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड देन उससे आपको कहते हैं कि व्हेन यू जस्ट रीड इट
you tend to forget it easily, but when you visualize or when you write it, आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम तक के लिए याद रहता है. और द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा. सो मेरा हर बार लाइक आई हैव गिवन 5 इंटरव्यूज, हर बार मेरा डिफरेंट बोर्ड था. और लास्ट टाइम मेरा बोर्ड राज शुक्ला सर का बोर्ड था. एंड इंटरव्यू के टाइम पे मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स दैट वर डिस्कस वाज रिगार्डिंग माय जॉब एक्सपीरियंस, मेरे ऑप्शनल से रिलेटेड PSIR. सो उस समय रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा था, तो दे आस्क क्वेश्चंस अबाउट इट कि न्यूक्लियर वॉर हो सकता है क्या, एंड आपको क्या लगता है, देन इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी सही है या नहीं, इन चीज़ों को लेके डिस्कशन हुआ. देन एजुकेशन को लेके, हायर एजुकेशन को लेके. सो ओवरऑल दे कवर लगभग ऑलमोस्ट ऑल द एस्पेक्ट्स एंड दे ट्राई टू सी कि what are your views, what how do you approach, and what is your personality in general, and मतलब whether you are suitable for civil as a civil servant or not. तो जब आप आंसर भी कर रहे हैं तो यू टेक अ पॉज, यू थिंक ओवर इट, यू स्ट्रक्चर थोड़ा सा आंसर को एंड देन गिव द आंसर. और ये जब आप मिरर प्रैक्टिस या वीडियो रिकॉर्डिंग और मॉक्स से आप मॉक इंटरव्यूज देंगे, उनसे आपको ये सब स्ट्रेटेजाइज करने में काफ़ी हेल्प मिलेगा. और ड्रेस कोड के लिए, ड्रेस कोड हो सके तो सिंस इट्स अ वेरी फॉर्मल ओकेशन, सो आप सूट पहनिए. और बाकी आप प्रॉपर टाई और अपना फॉर्मल शर्ट, फॉर्मल पैंट दैट आर वेल आयरन. एंड यू ऑल्सो नीड टू इंश्योर दैट यू आर ऑल्सो वेल ग्रूम्ड. आपके हेयर्स आपकी प्रॉपरली कट होने चाहिए, आपकी बियर्ड प्रॉपरली ट्रिम्ड इफ़ यू वांट टू कीप बियर्ड. एंड देन सिमिलरली आपके शूज़ पॉलिश होने चाहिए. मतलब दीज आर बेयर मिनिमम थिंग्स that you are going for. This day is very much important for you, so if you are going for that day, you would like to present yourself best. But having said that, dress is just one of the component of personality. What they are looking is when you start speaking, what is your thought process, how do you approach to a question or a problem, and how passionate you are about civil services. वो आपके आंसर से, आपके कॉन्फिडेंस से झलक जाएगा. सो एट द एंड व्हाट मैटर्स इज you have to remain honest in the interview no matter what. If you do not know, you can simply say, sir, I do not know. That will not harm your marks. But if you say you know and you are bluffing it, that will definitely going to harm your marks. और नोट मेकिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है, फर्स्ट गो में आप नोट्स मत बनाइए, आप उसको सेकेंड या थर्ड गो में नोट्स बनाइए. एंड देन डो नॉट राइट इन द नोट्स. नोट शुड बी वेरी कंसाइज एंड ब्रीफ. सो नोट्स में इज एम आर द लिखने की जरूरत नहीं है. मेक इट इन योर ओन लैंग्वेज, ओन एब्रीविएशंस, शॉर्ट फॉर्म में लिखिए. एंड ट्राई टू यूज द स्पेस इन अ वेरी इफेक्टिव एंड जुडिशियस मैनर. ऐसा ना हो कि आपके नोट्स इतने ज़्यादा बल्कि हो जाए कि यू आर नॉट एबल टू रिवाइज. इफ़ यू आर गोइंग फॉर द पेन पेपर मोड, and if you are going for the digital notes, there are different apps like Evernote, OneNote making and all. और उसमें भी आप कीवर्ड्स लिखिए, की फैक्ट्स या डेटा लिखिए टॉपिक्स का. डो नॉट राइट ईच एंड एवरी वर्ड, एंड दिस कम्स विद द प्रैक्टिस. आप प्रीवियस ईयर टॉपर्स के नोट्स रेफर कर सकते हैं, देन यू कैन कम यूज इट. उसके बाद अनदर क्वेश्चन दैट आई कैन सी इज कि यूपीएससी के लिए यूजफुल गवर्नमेंट वेबसाइट्स कौन सी हैं. सो यूपीएससी के लिए तो ऐसे यू कैन रेफर अ लॉट ऑफ वेबसाइट्स, मतलब देर आर मैगजीन्स ऑल्सो, योजना एंड अदर्स. बट आई वुड रिकमेंड कि you do not need to go to those websites and do a lot of research and PhD over it. What you need to do is focus on simply syllabus and PYQs and practice as much as possible and revise. So rather than going for maximization of sources and different websites, I would say minimize your sources. There are different toppers videos and strategies. आप दो चार को देखिए टॉपर्स की स्ट्रेटजीज को, एंड देन मेक
constraint your sources कि भाई these are the sources I'm going to refer and trust them and revise it. Interview में yes definitely you can say sorry because that doesn't matter because this shows you have an integrity and you are very honest person and it is quite possible that everybody will not know everything. One question that I can see is यूपीएससी में साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्वेश्चन जो होता है उसे किस तरीके से पढ़िए. सो देखिए जब किसी टेक्नोलॉजी पे फॉर एग्जांपल बायोटेक्नोलॉजी के किसी क्वेश्चन को पूछा गया मेंस में सो यू स्टार्ट विद द सिंपल डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और मे बी यू कैन स्टार्ट विद देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ स्टार्टिंग एन आंसर. सो you can start with either the definition of biotechnology and जब पूछा गया then come to that topic or you can start with some data or fact कि बायोटेक्नोलॉजी का ये पोटेंशियल है अच्छा सनराइज सेक्टर और इतना लाइक इतने डॉलर की मतलब इंडस्ट्री है दिस इज़ द वैल्यूएशन ऑफ इट एंड मतलब इट्स एन एमर्जिंग थिंग कुछ भी आप डेटा या फैक्ट लेके आ सकते हैं आप उससे भी स्टार्ट कर सकते हैं एंड देन कम टू द क्वेश्चन इफ पॉसिबल यू कैन मेक ऑल्सो सम फ्लो चार्ट और अ डायग्राम इन इट. So I hope that this session is useful for all the candidates who are preparing and all the very best to the candidates who are appearing for the 2024 CSC exam and also for those whose interview has been left and you can reach out to me. I have a Telegram channel और तरुण बंसल AIR204 अगर आप सर्च करेंगे तो यू विल फाइंड इट. आई हैव अ टेलीग्राम चैनल वेयर आई डिस्कस अबाउट द स्ट्रेटजी एंड ऑल्सो हैव शेयर्ड माई previous copies of UPSC and also you can connect with me on Instagram through tarun.bansal IRS अगर आप सर्च करेंगे तो you will be able to find. All the very best to everyone.